So, hey everyone, welcome back to the channel. This is Jessica, and today we will be learning about the introduction of the subject income tax and law. So, here we start with the very first topic, which itself says income. We will learn what is income first. So, income means any money or benefit you receive during a year. इनकम का क्या मतलब है? कोई भी बेनिफिट या हम पैसे की बात कर रहे हैं जो आप साल के दौरान में रिसीव करते हो, आपके पास आता है. इट कैन कम फ्रॉम मैनी सोर्सेज. बहुत से सोर्सेज से ये आ सकता है, बहुत सारे जरियों से आपके पास पैसा आ सकता है, बेनिफिट आ सकता है. कुछ एग्जाम्पल्स इसके क्या है? सैलरी फ्रॉम जॉब. कोई पर्सन जॉब कर रहा है, उससे सैलरी आ सकती है. कोई घर से आपको रेंट आ सकता है. बिजनेस का कोई प्रॉफिट हुआ तो वो मिल सकता है. इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक. कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्रॉपर्टी या फिर शेयर्स. अगर आप शेयर्स या प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर जो आपको प्रॉफिट है, आपको मुनाफा होता है, वो कैपिटल गेन कहते हैं हम. लॉटरीज, गिफ्ट्स अबव सर्टेन लिमिट्स. ठीक है. Important point: not all income is taxable. Some incomes are exempt, like certain allowances, agriculture incomes, etc. So वैसे तो बेसिकली यहाँ पे हमें इनकम का बताया, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे भी कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं. सो यहाँ ये बताया गया कि सारी इनकम जिस टाइप में हमने बात करी, सारी ही इनकम टैक्सेबल नहीं होती. टैक्सेबल मतलब वो इनकम जिस पे आपका टैक्स लगेगा. तो ये सारी ही इनकम को हम नहीं कह सकते कि ये सारी ही इनकम टैक्सेबल हो. कुछ इनकम होती है जो एग्जेम्प्ट करी जाती है, जैसे हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से अलाउंसेस मिल रखे होंगे जिस पे हमें नहीं देना टैक्स. या कुछ एग्रीकल्चर इनकम है. ठीक है. तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी जो इनकम मिलती है, जो लोग मतलब खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको भी नहीं कहीं ना कहीं टैक्स देना होता. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम आगे और पढ़ सकते. एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन सच एज growing crops, selling agricultural produce, rent from agricultural land. सो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब वो इनकम है जो कि आप खेती बाड़ी का कोई भी काम अगर कर रहे हो, उससे जो आप इनकम कमा रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो, उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं. काम कैसे हो सकता है? जैसे कि आप क्रॉप को उगा रहे हो, फसल उगाना, कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचना, जो भी आपने खेती बाड़ी से आपके पास आया क्रॉप, उसको अगर आप बेच रहे हो. या फिर एग्रीकल्चरल लैंड, जो लैंड आपने रखी है एग्रीकल्चर के लिए, उससे अगर आपको कोई रेंट आ रहा है, कोई किराया अगर आ रहा है, तो ये सब क्या हो गए? कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एग्रीकल्चरल इनकम के. ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? एग्रीकल्चरल इनकम इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स विद अ स्पेशल कैलकुलेशन रूल समटाइम्स. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पूरी की पूरी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट करी गई है. मतलब यहाँ पे जो भी इंसान एग्रीकल्चर करता है इंडिया में, उसको टैक्स नहीं देना होता, उसकी जो भी एग्रीकल्चर से इनकम होती है. या कुछ स्पेशल कैलकुलेशन रूल्स भी समटाइम्स यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन. इन इनकम टैक्स, पर्सन डज नॉट ओनली मीन वन ह्यूमन. वैसे तो पर्सन, अगर मैं आपको बेसिक इन लेमन लैंग्वेज इफ आई वुड से पर्सन, तो आप भी और कोई भी पर्सन यही सोचेगा कि एक ही पर्सन है. ठीक है. या फिर ह्यूमन की बात करी जा रही है. पर इनकम टैक्स में पर्सन हमेशा ह्यूमन नहीं होता. पर्सन बहुत से तरीके के हो सकते हैं इनकम टैक्स में. अगर हम पर्सन रेफर कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में उनके लिए अलग अलग टाइप के पर्सन हो सकते हैं. अब यहाँ पे पर्सन की 7 कैटेगरीज हैं. ठीक है. पहला तो इंडिविजुअल, फिर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड देन है कंपनी, देन फर्म, देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो ये जितनी कैटेगरीज हैं, ये अपने में डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पर्सन को कैटेगराइज किया गया है. ये आप आगे डीप में पढ़ सकते हैं. एग्जाम्पल: अ कंपनी लाइक टाटा इज ऑल्सो अ पर्सन. एक एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ कि अगर जैसे कंपनी है जो कि टाटा, उसको भी हम पर्सन कह सकते हैं. कहाँ पे? इनकम टैक्स में. अ फैमिली बिजनेस HUF इज ऑल्सो अ पर्सन. देन आता है हमारे पास SSC. एन SSC इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और फाइल अ रिटर्न. एसएससी कौन होता है? वो पर्सन जो टैक्स पे करने वाला है या फिर वो रिटर्न के लिए फाइल कर सकता है, उसको हम एसएससी कहते हैं. किस में कहते हैं? इनकम टैक्स की लैंग्वेज में हम एसएससी किसको कहते हैं? एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है. मतलब वो टैक्स पे करेगा, या फिर अगर उसको रिटर्न भी फाइल करना हो तो वही पर्सन करता है. ठीक है. अब यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ एसएससी होते हैं. यहाँ 3 टाइप के एसएससी हैं. नॉर्मल एसएससी पेज टैक्स ऑन इनकम, ये वो पर्सन है जो इनकम पे टैक्स पे कर रहा है. रिप्रेजेंटेटिव एसएससी पेज टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, एग्जाम्पल गार्जियन ऑफ माइनर.
सो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कौन है? वो पर्सन जो टैक्स किसी और के बिहाफ पे भर रहा है, या एग्जाम्पल में इन्होंने बोला किसी माइनर का गार्जियन हो सकता है। डीम्ड एसएससी कौन है? ट्रीटेड एज एसएससी बाय लॉ, मतलब जिसको हम एसएससी की तरह ट्रीट करते हैं लॉ की वे की वजह से, एग्जाम्पल लीगल हायर। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ईयर। द असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच योर इनकम इज असेस्ड, दैट इज चेक्ड एंड टैक्स्ड। सो असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल में आपकी जो इनकम, जो आपका पैसा है, वो असेस्ड किया जाता है। कहीं ना कहीं असेस्ड का मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उसको कैलकुलेशन होती है टैक्स के लिए, उसे चेक करा जाता है, टैक्स्ड करा जाता है। तो ये जो जिस साल में होता है उस साल को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अर्नड मनी बिटवीन 1 अप्रैल 2024 to 31st March 2025, then that year is previous year। मतलब आपने जो पैसा कमाया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो भी आपने पैसा कमाया, उस साल को हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। जबकि आपने कमाया इस साल में, बट हम इसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। क्यों? बिकॉज द टैक्स विल बी असेस्ड इन दी असेसमेंट ईयर, दैट इज 2025 to 2026। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर जो है वो हमेशा ना, जिस ईयर आप अर्न कर रहे हो उसके अगले साल असेस किया जाता है। अगर आप 2025 में अर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हो, 2026 तक आपको चलेगा, जो उस इनकम आपने अर्न करी उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपके नेक्स्ट ईयर में जो है जाके कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो ईयर में आप अर्न कर रहे हो कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर हो जाता है, एंड जिसमें आपका टैक्स कैलकुलेट होता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रीवियस ईयर। दिस इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। सिंपल स्टेटमेंट में यहाँ क्या बताया गया, ये वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप इनकम कमाते हो। ऑलवेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन अर्न्स मनी 2024 to 2025, दैट इज द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इज द टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम अलग अलग ना यहाँ पे इनकम के हेड्स हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ से आपको इनकम अर्न करते हो आप। ठीक है, तो उन सारी जब हेड्स के आप इनकम को कहीं ना कहीं टोटल करते हो उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ अलग अलग हेड्स इन्होंने बताए हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस। जैसे कि आपने ये जो हेड्स पढ़े, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में इन्हीं के पूरे पूरे चैप्टर्स भी हैं। नो डिडक्शन अप्लाइड एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे कोई डिडक्शन अप्लाई नहीं की जाती। इट इज सिंपली GTI, इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स एडेड टुगेदर। ये सिंपली क्या है? इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स एडेड टुगेदर। जितने भी हेड्स हैं अलग अलग, उनसे जो भी इनकम आ रही है उसको हम बस साथ में ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपली GTI। टोटल इनकम। टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चैप्टर्स में ज़्यादा डिटेल्ड हैं, बट यहाँ पे आपको इन अ थ्योरी बेसिस बताया गया है सिंपली कि ये क्या है। व्हेन यू विल लर्न द चैप्टर्स यू विल गेट अ बेटर व्यू ऑफ दिस। सो टोटल इनकम क्या है? जो ग्रॉस टोटल इनकम हमने जैसे ये बात करी ऊपर इससे पहले, उसमें से आप जितनी जो भी डिडक्शंस हो रही है उसको जब आप रिड्यूस कर देते हैं, डिडक्शंस जो भी सेक्शन 80C के अंडर आ रही हैं एंड 80U के अंडर आ रही हैं, जब आप उसको रिड्यूस कर डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, देन यू गेट टोटल इनकम। Only after deductions the final taxable amount is calculated। जब आप डिडक्शंस करने के बाद ही आपकी जो फाइनल टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है। टैक्सेस पेड ऑन टोटल इनकम। टैक्स जो है वो टोटल इनकम पे ही पे किया जाता है, मतलब जो भी आपका कट कुटा के जो आंसर टोटल इनकम में आएगा उस पर टैक्स पे होगा। मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या है? MMR। दिस इज द हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये हाईएस्ट टैक्स रेट है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हम एप्लीकेबल किया जाता है। करंटली इट यूजुअली इंक्लूड्स, करंटली इसमें क्या आता है? हाईएस्ट स्लैब रेट, सरचार्ज, सेस यूज्ड व्हेन ट्रस्ट्स और AOPs फेल सर्टेन कंडीशंस। ये कब यूज़ किया जाता है? जब ट्रस्ट या फिर AOP जो हमने ऊपर पढ़े थे वो कुछ कंडीशंस को फेल कर देता है, पेनल्टी केसेस या फिर स्पेशल इनकम सिचुएशंस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स यूज़ कहीं ना कहीं किया जाता है। नेक्स्ट है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। पैन इज अ यूनिक 10 डिजिट
अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो आपके पास पैन कार्ड होता है, जो सबके पास कहीं ना कहीं होता है, वो एक 10 डिजिट का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। वाई पैन इज इम्पॉर्टेंट? पैन क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो आपको पैन चाहिए होता है। रिक्वायर्ड फॉर बैंक अकाउंट्स, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, जो भी आपकी बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें पैन चाहिए होता है। आपको हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शंस करनी है बैंक में, जो भी वैल्यू से रिलेटेड, देन आपको पैन चाहिए होता है। हेल्प्स ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपकी फाइनेंस से रिलेटेड, उसको ट्रैक करने के लिए भी ये मदद आता है। एग्जाम्पल ABCDE 1 2 3 4 F, ये एक नंबर इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस टेल्स यू हाउ मच ऑफ योर इनकम विल बी टैक्स्ड इन इंडिया। रेजिडेंशियल स्टेटस ये बताता है कि आपकी कितनी इनकम जो है वो इंडिया में टैक्स की जाएगी। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स की ना 3 कैटेगरीज होती है। एक होती है रेजिडेंट, एक होती है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड एक होती है नॉन रेजिडेंट। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया। तो यहाँ पे जब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है तो इनमें भी जो आपने कैटेगरीज अभी यहाँ बताई हैं, इनके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस दी गई होती हैं। वो डेज ऑफ स्टेज पे रिलेटेड हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। उसमें भी अंडर टू अंडर कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि जो पर्सन है उसकी कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, क्या उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, क्या वो एलिजिबल भी है टैक्स देने के लिए या नहीं देने के लिए, नॉट बेस्ड ऑन नेशनैलिटी और सिटीजनशिप। तो ये जो चीज़ हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, ये नेशनैलिटी और सिटीजनशिप को नहीं चेक करके देखते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि वो पर्सन जो भी है वो कितने डेज के लिए इंडिया में स्टे करा है। सो नेक्स्ट क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। दिस एक्सप्लेन्स विच इनकम आर टैक्सेबल डिपेंडिंग ऑन वेदर द पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सो ये एक्सप्लेन करता है कि कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल है, किसके डिपेंडिंग पे, कि वो जो पर्सन है वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट, इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। तो इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट, ऑल इनकम्स इंडियन प्लस फॉरेन वर्ल्ड वाइड इनकम, इसको हम टैक्स करेंगे। ठीक है, अगर एक पर्सन रेजिडेंट है तो उसकी जितनी भी इनकम है, चाहे वो इंडिया से कमाए या फिर उसने फॉरेन में कमाई, फॉरेन वर्ल्ड वाइड उसने कहीं पे भी इनकम कमाई, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। If a person is RNOR, so income earned in India plus income controlled from India. अगर एक person resident but not ordinary resident है तो उसकी income जो उसने इंडिया में कमाई प्लस वो income जो वो बाहर से अगर कर रहा है पर उसका कंट्रोल इंडिया से है तो भी उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा। नॉन रेजिडेंट, ओनली इनकम अर्न रिसीव्ड इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट अगर जो पर्सन है उसकी उसी इनकम पे टैक्स लगेगा, ओनली इनकम जो कि उसने अर्न करी है, और अर्न कहाँ करी है, अगर वो इंडिया में करी है या फिर उसने रिसीव इंडिया में करी है तो ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसी इनकम पर टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल, अ नॉन रेजिडेंट अर्निंग सैलरी अब्रॉड डज नॉट पे इंडियन टैक्स ऑन दैट फॉरेन सैलरी। इफ अ पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, सो अ नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो अब्रॉड में ही सैलरी अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसको इंडियन टैक्स को देना ज़रूरी नहीं है फॉरेन सैलरी में। वाई? बिकॉज वो पर्सन सैलरी बाहर अर्न कर रहा है और वो बाहर से ही ले रहा है, उसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ में, तो वो इंडिया को टैक्स नहीं पे करेगा। And I hope you like this video. If you like this video, like and subscribe to the channel. Please do like and subscribe because it gives me motivation so to make more videos for you. And till then, see you. Bye bye. I'll see you in the next video.